Hello students. So today we are going to start a new chapter, that is scalars and vector physical quantities. Alright. तो देखा था हम लोगों ने कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट, मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ PQ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसको हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इस तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम लोग एक और तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हो सकता है या फिर वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होता है, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है टेंसर, लेकिन वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं स्केलर्स, इसको हम लोग कह सकते हैं स्केलर्स, ठीक है। जो इतना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं स्केलर्स। जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्केलर और वेक्टर, 9th-10th में कहीं ना कहीं डिस्कस होता ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो पहले मैं आपको एक तो एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे हम मास की बात करें तो हमने लिख दिया 5 kg, ठीक है, 5 किलो, राइट। जैसे कि आप आलू खरीदने गए और आपने 5 किलो आलू लिया, तो आप उसको कहोगे कि मुझे 5 किलो आलू चाहिए, राइट। वो आपको 5 किलो आलू दे देगा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे 5 किलो आलू किस डायरेक्शन से चाहिए, है कि नहीं। ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे 5 किलो आलू नीचे से दो, 2 किलो ऊपर से दो, 3 किलो नॉर्थ की तरफ, मतलब डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेल द डायरेक्शन, देयर इज नो नीड टू टेल, कोई डायरेक्शन ही नहीं है वहां। आपको सिंपली बोलना है क्या? 5 और किलो। मतलब आपको बेसिकली क्या बोलना है? आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक आपको यूनिट लगाना है, राइट। ये बहुत जरूरी है। मतलब आप कह सकते हो मुझे 5 किलो आलू चाहिए, या आप कह सकते हो कि मुझे 5 क्विंटल आलू चाहिए, या मुझे 5 ग्राम आलू चाहिए। तो यूनिट बताना बहुत जरूरी है। तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट बताना पड़ता है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी नहीं होती, राइट। नो वन टॉक्स अबाउट डायरेक्शन इन दिस केस, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना है। जैसे कि मानिए आप टेलर के पास गए, राइट, टेलर ने आपका नाप लिया और आपने पूछा, राइट, मुझे कितना कपड़ा लेके आना है शर्ट के लिए। तो टेलर क्या बोलेगा? टेलर बोलेगा कि आपको 2.3 मीटर कपड़ा लेके आना है। तो उसने क्या बोला? उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोला और उसने एक यूनिट बोला, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ कैसा क्वांटिटी है? लेंथ एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ कैसा क्वांटिटी है? लेंथ एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। वही नहीं बोलेगा कि हाँ 1 मीटर आपको ऊपर से पहनना है, आधा मीटर नीचे से, ऐसा कोई डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं। बोलेगा हाँ इतना कपड़ा ले आओ, ठीक है। तो इसी तरह से, तो जैसे मानिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं टाइम का, ठीक है। और किसी ने पूछा सर आपका ये लेक्चर कितने देर चलेगा, राइट। तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये लेक्चर जो है अभी 20 मिनट चलने वाला है। यानी फिर से एक क्या दिया हमने? न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या दिया हमने? यूनिट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसका डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो इट इज राइट डाउन दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely specified, which can be completely specified only by their magnitudes, only by their magnitudes, right, are called as
स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर स्केलर्स। ओके, तो देखिए those physical quantities which can be completely specified only by their magnitudes are called scalar physical quantities। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा मैग्नीट्यूड और यूनिट तो ऑब्वियसली आपको लिखना होगा, राइट, यूनिट तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विच कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट। इसका मतलब क्या, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो एग्जांपल जैसे मैं बताया आपको, एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल है लेंथ, लेंथ है एग्जांपल, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, राइट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बताइए, आप लोग बताइए एक दो एग्जांपल्स, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। आप बोल सकते हैं सर वर्क, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, परफेक्ट। और आप बोल सकते हैं सर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयर आर सो मेनी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लोग पहले तो डेफिनेशन देख रहे हैं, देन वी विल टेक सम कंपैरिजंस। ओके, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर में क्या और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल्स एंड देन वी विल कम टू डेफिनेशंस, ऑलराइट। तो लेट अस टेक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। ओके, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेक्टर है, राइट, ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे कैलकुलेशंस में वेक्टर्स का यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर हैं। तो उनको सॉल्व करने, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें वेक्टर्स को यूज करना पड़ता है। तो इसलिए वेक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये चैप्टर ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, राइट, और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोर्स। ठीक है, ऑलराइट, फोर्स। जैसे अभी मान लीजिए कि एक वॉल है, तो इस वॉल पे आप इधर से फोर्स लगा रहे हो 1000 न्यूटन। ठीक है, ओके, तो ये वॉल किधर गिरेगा, मतलब किधर गिरने का चांस है इसका? बोलो सर ये वॉल इधर गिरने का चांस है कि नहीं, ऐसा नो? पर अगर यही वॉल लेकर अगर आप इस पे फोर्स इधर लगा रहे हो, इधर 1000 न्यूटन, अब ये किस साइड गिरने का चांस है इसका? किस साइड गिर सकता है? सो ऑब्वियसली इस साइड गिर सकता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये भी 1000 न्यूटन है, ये भी 1000 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है। इसका इफेक्ट ये है कि वो वॉल उधर गिरने वाला है और इसका इफेक्ट ये है कि ये वॉल इधर गिरने वाला है। ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो सर ऑब्वियसली यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये है और यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। अब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब अब डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, दोनों बताना पड़ेगा, राइट। तभी हम सही आंसर दे सकते हैं कि वॉल किधर गिरेगा। मैं अगर बोल दूं कि फोर्स 1000 न्यूटन लग रहा है, बताओ वॉल किधर गिरेगा, आप बोलोगे सर आप पागल हो गए हो, क्योंकि आपने ये तो बताया नहीं कि फोर्स किधर लग रहा है। इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हमें फोर्स के बारे में बताना है तो हमें फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, मतलब कितना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कितना फोर्स लगा रहे हो भैया, 1000 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है, ये हुआ मैग्नीट्यूड। और एक हुआ डायरेक्शन कि किधर लगा रहे हो, राइट, किधर फोर्स लगा रहे हो। तो आप बोल रहे हो ना टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स को स्पेसिफाई करते वक्त हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, ओके चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशंस पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट समझ ले, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स में कि हमें कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, ए का मतलब अमरावती, बी का मतलब बारामती, ऐसा आपने कुछ दो प्लेसेस ले लिए ए और बी। तो अभी मान लो कि ये ना रोड है, ये रोड ऐसा जा रहा है, ऐसा ये रोड है, तो ये इस तरह से बस जाएगी। ठीक है, अगर उसको अमरावती से बारामती जाना है तो, और मान लो कि इसका लेंथ है 159 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 159 किलोमीटर, सॉरी मैंने केजी लिख दिया, 159 किलोमीटर। तो 159 किलोमीटर इसको हमने डिस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि ये एक्चुअल दूरी है। ये क्या है? ये एक्चुअल दूरी है, मतलब जो बस को जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, एक्चुअल दूरी। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये नहीं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, बेसिकली वो क्या होता है? बेसिकली वो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, राइट? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो वो ए से बी गया है, वो गया तो ऐसे है, राइट? गया तो ऐसे है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये हुआ है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये यानी द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? तो आप मान लो कि ये जो लेंथ है ये कुछ 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट को हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस कह देते हैं और डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं। ठीक है, जनरली यही यूज होता है, डिस्टेंस के लिए डी यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ सिर्फ 61 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इमेजिनरी कंसेप्ट है, मतलब ये जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वो चला है, वो चला किसी भी पाथ के अलोंग हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, राइट? द इनिशियल पॉइंट इज ए and the final point is B. So the shortest path joining A and B, that is called as displacement, right? ये कोई जरूरी नहीं कि वो shortest path के along गया, वो किसी भी path के along गया हो, लेकिन जो displacement होता है वो होता है the line joining the initial point and the final point. ठीक है, तो इसलिए ये हुआ displacement। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो। जो डिस्टेंस है, राइट, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन, there's no fixed direction। हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या डायरेक्शन है इसका, we cannot say that what is the direction, और डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं है, राइट? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि बारामती से पुणे कितना दूर है, उसने सिर्फ दूरी पूछी है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि बारामती से पुणे कितना दूर है, दूरी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 100 किलोमीटर है, दूरी 100 किलोमीटर है, बस हो गया, बात खत्म। उसने आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा, उसने दूरी का मतलब जब आप बस से जाओगे, जब आप कार से जाओगे, साइकिल से जाओगे, तो दूरी कितनी है? तो दूरी मतलब जो रोड है उस रोड का लेंथ आपने बताया कितना? 100 किलोमीटर, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत है ही नहीं, राइट? सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा कि हाँ 159 किलोमीटर, दैट्स ऑल। इसलिए डिस्टेंस क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ए से बी, राइट, ए से बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है?
तो आपको बताना पड़ेगा 61 किलोमीटर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट इज 61 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, राइट, उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस का, और हर डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं। तो इसलिए ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज 159। कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको बोलना पड़ेगा 61 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ, कुछ तो बोलना पड़ेगा डायरेक्शन। तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, और फिर धीरे धीरे हम लोग और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely specified, which can be completely specified by their magnitudes and directions. So those physical quantities which can be completely specified by their magnitudes and directions, तो दोनों बताना पड़ेगा, are called as vector physical quantities, ठीक है, या फिर वेक्टर्स। ओके, तो जब आप इसका डेफिनेशन बुक्स में देखोगे तो आपको एक और चीज मिलेगा, वहां लिखा रहेगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अभी आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं वो यहां नहीं लिखूंगा, वो हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने के बाद इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो those physical quantities which can be completely specified by their magnitudes and directions are called as vector physical quantities, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा, हमने भी दो एग्जांपल देखे, एक हमने देखा फोर्स, ठीक है, एक दूसरा हमने देखा, क्या देखा हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड, जो अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चौथा है एक्सेलरेशन, और बहुत सारे क्वांटिटी जो आपने तो सुने नहीं है, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, तो ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब चीज रोटेशन में डिस्कस होगा, राइट, चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और दूसरा क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड का मतलब हो जाता है, जिसको मैं कह देता हूं, राइट, v। स्पीड हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। जैसे डिस्टेंस थी 159 किलोमीटर और टाइम लगा 3 आवर्स, तो आप डिवाइड कर लो, जो आएगा आंसर वो स्पीड हो गया, राइट। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v डैश कह देते हैं, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, ओके। तो हम लोग जो यहाँ फाइंड कर रहे हैं ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था उसका? 61, और टाइम वही लोगे आप, राइट, टाइम वही लोगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो मूव कर रहा है इस एक्चुअल पाथ के अलावा, राइट, एक्चुअल पाथ के अलावा मूव कर रहा है, तो टाइम उसको 3 आवर लग रहा है, तो वही टाइम आप यहाँ लोगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक अलग कंसेप्ट है कि यहां से वहां गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ, 61 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लगा उसको? टाइम तो 3 आवर्स ही लगा, राइट, क्योंकि वो एक्चुअली इस पाथ के अलावा गया नहीं, वो गया एक्चुअल रोड के अलावा, राइट, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी आ रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका भी फिक्स डायरेक्शन है, और ये जो आ रहा है स्पीड, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है
वही डायरेक्शन किसका है, वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है। ठीक है,